हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोग बोर मॉडल तक पढ़ चुके हैं, उसके ड्रॉबैक्स पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे की डिस्कवरीज। देखिए, उसके आगे की सबसे पहली डिस्कवरी जो थी वो थी मैटर वेव, जो डी ब्रॉगली ने डिस्कवर की थी। और उसने डी ब्रॉगली ने बोला क्या था? डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि जो भी कोई मूविंग पार्टिकल है, जिस मूविंग पार्टिकल के पास मोमेंटम है, वो पार्टिकल एक वेव जनरेट करेगा और उसी वेव को नाम दिया गया मैटर वेव। बात समझ में आई? तो क्या बोला था उसने कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, जिस मूविंग पार्टिकल के पास मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो वाला पार्टिकल एक वेव जनरेट करेगा एंड दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई मैटर वेव। मैटर वेव, और ये मैटर वेव क्या होती है समझिए। एनी मूविंग पार्टिकल, एनी मूविंग पार्टिकल विच हैव काइनेटिक एनर्जी and momentum will generate a wave. This wave is called matter wave. बात समझ में आ गई? तो अब कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो एक वेव जनरेट कर रहा है। और इन्होंने बोला कि वो जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो किसके बराबर है? वो बराबर है h बाय पी के, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और p इज मोमेंटम। मतलब लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा बराबर है h बाय एम वी के। लैम्डा किसके बराबर है? h बाय एम वी के बराबर है। और भाई आपको क्या मालूम है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करूं तो हम क्या लिख सकते हैं? एम वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा बराबर है h बाय अंडर रूट 2 एम के ई। तो बेसिकली हमने लैम्डा के लिए दो रिलेशन देख लिए हैं। एक रिलेशन है जो मोमेंटम के साथ है और एक रिलेशन है जो काइनेटिक एनर्जी के साथ है। दोनों रिलेशन सेम ही हैं। आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही फंडामेंटल बेसिक से। चलिए, सबसे पहले फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ बॉल of mass 200 grams moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है 200 ग्राम की। 200 ग्राम की बॉल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, और जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। आपको इसका लैम्डा बताना है। तो आप क्या बोलेंगे? लैम्डा किसके बराबर होगा? h बाय एम वी के बराबर हो जाएगा। और लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? h बाय एम। अभी जो मास आएगा इसकी यूनिट्स होंगी केजी और v की यूनिट्स होंगी मीटर पर सेकेंड, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो आपने जैसे ही मास केजी में रखा तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 5, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h मीटर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 मीटर। अभी बात समझिए, ये वाली वैल्यू बहुत ही कम है।
भाई जो लैम्डा का वैल्यू आया है दैट इज 10⁻⁻34 के ऑर्डर का, विच इज वेरी 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 लेस। इसीलिए जो बड़ी बॉडीज हैं जिनका मास ज्यादा है उनके लिए जो मैटर वेव है ये सिग्निफिकेंट होती ही नहीं है। समझिए, सिंस लार्जर बॉडीज हैव हाई momentum, therefore their wavelength is insignificant। तो ये सिग्निफिकेंट किन के लिए होगी? बहुत छोटी बॉडीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसका मास 10⁻18 kg के ऑर्डर का है, तो ये सिग्निफिकेंट होने लग जाती है। चलिए वो भी करके देखते हैं। फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन moving with velocity 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपको इसका लैम्डा बताना है। तो अब क्या करेंगे? आप बोलेंगे लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा h/mv के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/mv में 6.626 into 10⁻⁻34 divided by mass of electron which is 9.1 into 10⁻⁻31 into 10⁵. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6.626 into 10⁻⁻8 divided by 9.1। ठीक है, अभी ये 10⁻⁻8 के ऑर्डर का है। 10⁻⁻8 का ऑर्डर काफी ठीक ठाक है भाई। आप 10⁻⁻8 मतलब आप बात कर रहे हो 100 एंगस्ट्रॉम वाली रेंज के अंदर, तो ठीक ठाक है, हमको ये सिग्निफिकेंट है, हमको समझ में आता है। तो आप देखिए, जैसे छोटी बॉडी ली तो छोटी बॉडी के लिए लैम्डा ठीक रेंज में आया, जो बड़ी बॉडी ली थी उसके लिए लैम्डा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम थी, तो बिल्कुल बोगस हो गया था। तो ऐसा होता है। ठीक है, आपके पास है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट लैम्डा फॉर ए प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी। कितनी लें? ये ले लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ले लिया। अब आप क्या समझते हैं लैम्डा किसके बराबर था? h/√2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। भाई ये वाला रिलेशन भी अभी हमने लिखा ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल्स टू h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? h/√2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस। समझ में आया? कैलकुलेशन बनेगी जो बनेगी, पर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी दी है एंड आपको लैम्डा निकालना है। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब हम जरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं। यदि हम उसको एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या होगा, लैम्डा कैसे निकलेगा, क्या कैलकुलेशन होगी, जरा इस बारे के अंदर ही बात कर लेते हैं। देखिए, हमें क्या मालूम है? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड by potential V, यदि आपको यह दे रखा है कि जो कोई इलेक्ट्रॉन है आपने उसको किसी एक पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया है,
मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे चार्ज प्लेट्स रखी, यहाँ पर इन चार्ज प्लेट्स का एक पोटेंशियल होगा, और आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा और उसको बोला कि भाई तुम एक्सेलरेट हो जाओ। तो यदि वो एक्सेलरेट हुआ तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V। तो ये कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V, वेयर Q इज चार्ज ऑन बॉडी एंड V इज पोटेंशियल by which charge body is accelerated, charge body is accelerated। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, Q इंटू वी, वेयर Q इज चार्ज ऑफ बॉडी एंड V इज पोटेंशियल बाय विच इट इज एक्सेलरेटेड। मतलब यदि आपने 1 कूलम चार्ज लिया और उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो काइनेटिक एनर्जी 1 जूल होगी। समझ में आ गया। आपने 2 कूलम चार्ज लिया, उसको आपने 10 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो 2 इंटू 10 उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब यहां पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया बाय पोटेंशियल V, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू V। और यदि आप वैसे समझे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इंटू V, ये जूल के बराबर हो जाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कहां से आई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ही यहां से आई है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्सेलरेट कराया पोटेंशियल V से, वो जो एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहीं और से नहीं है, आपने कहीं से डिस्कवर नहीं किया है, कोई कैलकुलेशन नया नहीं किया है, बस आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दिया तो आपने बोल दिया कि दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया। तो यदि हम लोग लैम्डा लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, और लेट्स से कि हम ये लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/√2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी समझो, यदि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, समझना यहां पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये बराबर है V इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। देखिए यहाँ पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हुआ है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया। यदि आपने 1 इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो उसकी एनर्जी होगी V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितनी हो जाएगी, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, आपने 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया। समझ में आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिए, आपने 1 इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, वैसे आपने V से कराया तो V इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है। तो हमने कहा लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m E इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी समझो कि भाई लैम्डा इक्वल्स टू h, ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, V वेरिएबल है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होगा वो भी कांस्टेंट है, कन्वर्जन। तो हम लोग क्या कह लेते हैं इस चीज को, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.27 डिवाइड बाय √V एंगस्ट्रॉम में, या फिर ये आता है √150 बाय, ये कितना आता है, ये आता है √150 बाय V इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है।
बात समझ में आ गई? तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 12.27 डिवाइड बाय रूट वी। रूट वी मतलब कितने वोल्ट से आपने एक्सेलरेट कराया है, तो ये रूट वी क्या हो गया? वोल्टेज बाय विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, या फिर काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमने क्या बोला? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल 4 वोल्ट। फाइंड आउट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर वेव की बात हो रही है कि आप मैटर की बात कर रहे हैं, आप फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं, आप लाइट की बात नहीं कर रहे। आपने क्या बोला भाई? लैम्डा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 12.27 डिवाइड बाय रूट वी। ये v कहां से आया? ये आया इस वोल्ट से। समझिए, यदि आपने इलेक्ट्रॉन को 4 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो आपको ये बोले कि इलेक्ट्रॉन को 4 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, या आपको ये बोले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बात एक है। आपको ये 4 वैल्यू यहां रखनी होगी। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 12/12.27 डिवाइड बाय रूट 4। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाय 2, और ये बराबर हो जाएगा 6.135 एंगस्ट्रॉम के। सिंपल। तो अब आपको यह बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो भी यही है। यदि आपको यह बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 वोल्ट, तो भी यही है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी यही है। दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या ये क्लियर है? मतलब यदि इसी क्वेश्चन को वापस से लिख दूं तो यही क्वेश्चन वापस से लिख के कैसा हो जाएगा? फाइंड आउट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ये दोनों क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन आइडेंटिकल हैं। क्या ये क्लियर है? अभी मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसी और चीज को एक्सेलरेट कराया, किसी और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया, जैसे प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराया। तो यदि मैंने इफ अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट, तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन का चार्ज इंटू वी वोल्ट बाई क्यू इंटू वी। और प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर ही होता है ना, तो जो कोई कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के लगा वो प्रोटॉन के लिए भी लगेगा। तो आपने क्या बोल दिया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू v इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और आप क्या कहेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू h बाय √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से कॉन्स्टेंट्स आ गए दुनिया भर के। भाई कितना अंतर आया? h के बाद यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। बाकी तो सब कुछ पुराना वाला रिलेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम में, और कोई अंतर नहीं आता। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। ठीक है। अब यदि आपने कहा कि भाई मैंने अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा लिया, हमने क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया। इफ अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v वोल्ट, तो क्या होगा? तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज
इंटू वी वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लैम्डा किसके बराबर लिख दोगे, h बाय अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 2v इलेक्ट्रॉन 2v। अभी फिर से दुनिया भर के कांस्टेंट है भाई, ये वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम के। क्या ये क्लियर है? तो आपने क्या किया, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया और उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के आपने उसकी लैम्डा निकाल ली। देखिए फिर से, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.27 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, या फिर रूट 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम, where V is potential by which electron is accelerated। यदि आपने लैम्डा ऑफ प्रोटॉन निकाला, सेम वही V पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ, तो ये हो जाएगा 0.286 डिवाइड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, और यहां पर V potential by which proton is accelerated, and alpha particle, sorry, lambda for alpha particle कितना हो जाएगा, 0.101 by root V angstrom, where V is potential by which alpha particle is accelerated। देखिए ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, लैम्डा, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, सब कुछ, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको याद होने चाहिए। देखिए हमारी नज़र में है ना, बच्चों की 2 कैटेगरी होती है। वो 2 कैटेगरी क्या होती है, पहले बच्चे वो होते हैं जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जिनको सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। वो वाले बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे आंसर आ सकते हैं और वो कितने फास्ट आ सकते हैं। वो जो बच्चे होते हैं ना, वो इस तरीके का जो डेटा होता है उस डेटा को मेमोराइज करते हैं। वो ये ईगो में नहीं पढ़ते हैं कि भाई हमको सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा। इसी चीज़ को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनके लिए ये ज़रूरी होता है कि भाई मेरे को तो सब कुछ मेथड से ही आना चाहिए, वो जो मेथड वाले बच्चे होते हैं ना, उनके पास प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको आता सब कुछ है पर वो टाइम फ्रेम में फिट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक एलिमेंट्री कैलकुलेशंस नहीं आती होती हैं, उनको याद नहीं होता है। अब हमारा सजेशन ये रहता है कि आप सब लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो इस तरीके का डेटा याद रखें। वो फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि भाई वैल्यू दी है, आप आंसर निकालो, बात खत्म हो गई। इसमें ये मत करना कि नहीं सर मैं तो ड्राइव कर ही लूंगा। नहीं करना ड्राइव। क्यों करना ड्राइव? आंसर निकालने से मतलब है यार, कोई आपसे ये थोड़ा पूछेगा कि आपको क्या क्या आता है। किसी भी पेपर में सिलेक्शन का एक ही तरीका होता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस करेक्ट सॉल्व करने हैं, और उसके लिए आपकी जो स्पीड है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। यदि वो स्पीड ऑप्टिमम नहीं है, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो प्लीज़ इस डेटा को याद कर लीजिएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे पास ये आ गया कि किसी पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट कराया तो क्या होगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना हिट कंसेप्ट क्यों है? डी ब्रॉगली ने ऐसा क्या किया कि इतना हिट हो गया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी लिखा किसने और क्यों लिखा? तो है ना, इसकी शुरुआत होती है डी ब्रॉगली ने की थी। डी ब्रॉगली ने क्या कहा
कि भाई यदि फोटॉन एक पार्टिकल है और वेव है और फोटॉन मूव कर रहा है, ये अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ लिया, तो सिमिलरली कोई मूविंग मैटर जो है वो भी तो वेव और पार्टिकल दोनों होना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि भाई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो थी, देखिए क्वेश्चन एक अलग जगह पर है, एक कंसेप्ट एक अलग जगह पर है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी? उसने कहा कि भाई फोटॉन और मैटर सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करना चाहिए। यदि वो सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो करेगा तो ही मैटर कंसिस्टेंसी की बात होगी, वरना मैटर कंसिस्टेंसी की बात नहीं हो सकती है। तो उसने बोला कि भाई एक फोटॉन के लिए, फॉर फोटॉन क्या होगा, लैम्डा किसके बराबर है? ये बराबर है भाई, लैम्डा बराबर है एनर्जी बाय, मतलब समझिए, आपको क्या मालूम है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल्स टू एच बाय एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ फोटॉन बराबर है एच सी बाय लैम्डा के, और एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर है? ये बराबर है एम सी स्क्वायर के। भाई ये डेटा किसने दिया? ये दिया प्लैंक्स ने। ये किसने दिया? ये दिया आइंस्टीन ने। अब आइंस्टीन और प्लैंक्स दोनों ही बड़े साइंटिस्ट हैं, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से रिलेशन दे दिया। अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि भाई बात तो फोटॉन की हो रही है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई एच सी बाय लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होना चाहिए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? एच बाय एम सी। अभी एम क्या है? मास ऑफ फोटॉन है, एम है मास ऑफ फोटॉन, जब भी कभी डिफाइन कर सकते हैं, और सी क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ फोटॉन है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय पी, ये होगा फोटॉन के लिए। और सिमिलरली फॉर एनी मैटर पार्टिकल with momentum p, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा h बाय पी के। तो यहां से फोटॉन का इक्विवेलेंट मान के मैटर को सॉल्व किया गया और ये आंसर लिख दिया गया, और ये आंसर फिर एक्सेप्ट भी हुआ। ये एक्सेप्ट क्यों हुआ? देखिए कोई भी थ्योरी है ना, देने के बाद एक्सेप्टेंस के लिए कोई बहुत ही मेजर सॉल्विंग चाहिए होती है, कोई मेजर कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए। तो इस भाई ने क्या किया? इस भाई ने बोर के पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर दिया। भाई उसने क्या बोला? मैटर वेव कंसेप्ट कैन बी यूज्ड to justify Bohr's postulate of angular momentum। और ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए बोर के मॉडल में क्या हुआ था, बोर ने ये कहा था कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम है, वो क्यों है हमको नहीं पता था, इसने उसको जस्टिफाई कर दिया। बोर का मॉडल सही था क्योंकि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सही से एक्सप्लेन किया था, मतलब एक प्रूव्ड डेटा था, उसको इसने एक्सप्लेन किया। तो उसने क्या बोला जरा समझो, इसने कहा फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व in an orbit without emitting energy। यही तो कहा था कि भाई यदि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है और जब वो घूम रहा है तो वो कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है, यही बात कही थी ना उसने। तो ये तभी हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ
wave of electron forms a matter, forms a standing wave. और स्टैंडिंग वेव क्या होती है? ये होती है एक इनफाइनाइट वेव पैटर्न जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है. भाई बात तो सही है. भाई आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटना चाहिए और एनर्जी एमिट नहीं करना चाहिए. मैक्सवेल की थ्योरी को तो पता ही नहीं था ये सब. अब किसी ना किसी फंडामेंटल थ्योरी को तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई वो चीज़ सही है. तो उसने कहा कि भाई हम इसको ना वेव की तरह लेके चलते हैं, और वेव में यदि स्टैंडिंग वेव बन गई, एक इनफाइनाइट वेव पैटर्न बन गया, तो एनर्जी लॉस नहीं होती. अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है ज़रा समझना. इसने क्या बोला कि भाई ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा है तो वेव जनरेट कर रहा है. ये वेव है ऐसी. चलिए लेके जाते हैं इसको. अभी ये वेव क्या हो रही है? ये इनफाइनाइट लॉन्ग वेव है. बताइए वेव कहां से चालू हुई, कहां पे खत्म हुई? भाई हमेशा ही कंटिन्यू रहेगी. कोई वेव का कोई पार्टिकल किसी से मीट कर ही नहीं रहा है, तो ये यहां से चालू हुई, ऐसे फिर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. ये जो पैटर्न बना है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव की. पूरी कंप्लीट वेव्स बनी है. तो इसने क्या बोला कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है मस्ट बी इक्वल टू एन इंटू वेवलेंथ. वो किसके बराबर होना चाहिए? एन इंटू वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए. और पाथ किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर होगा. तो इन्होंने क्या बोल दिया कि 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए. 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है. और 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा वेयर एन इज ऑर्बिट नंबर. तो इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही वेव बनेगी, कंप्लीट वेव. सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2 वेव्स बनेंगी. थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 वेव्स में बनेंगी, एंड सो ऑन. तो एक ऑर्बिट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक वेव बनेगी बस. सेकेंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4, फिफ्थ ऑर्बिट में 5, सिक्स्थ ऑर्बिट में 6, सेवंथ ऑर्बिट में 7 वेव बनेगी. और R क्या होता है समझिए फिर. 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा. ये हो गया h बाय एम वी. तो ये क्या लिख देंगे? एम वी आर मस्ट बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. और यही तो था बोर्स पोस्टुलेट. तो ये एक्सप्लेन कर दिया भाई ने, इसीलिए इस मॉडल को इतना पिकअप मिला. बात समझ में आ गई? तो ये एक जरूरी कंसेप्ट है. अब यदि आपको कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो आप यही कंसेप्ट यूज कर लेंगे. समझिए क्या होगा. क्वेश्चन है फाइंड आउट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. मान लीजिए क्वेश्चन है. तो अब आपको क्या मालूम है? लैम्डा किसके बराबर लिख सकते हैं? 12.27 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं. तो आपके पास एक तरीका तो है ये. और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये बराबर होती है माइनस टोटल एनर्जी के. तो ये हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 12.27 डिवाइड बाय 3.4 का अंडर रूट एंगस्ट्रॉम में. एक तो ये आंसर है. दूसरा आंसर क्या है? दूसरा आंसर है कि भाई 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा. ये एन 2 है. 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा. तो ये हो गया 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू 2 लैम्डा. 2 से 2 कैंसिल. तो लैम्डा इक्वल्स टू पाई इंटू आर. और अब तो आप सॉल्व कर ही सकते हो भाई. रेडियस तो निकाल ही सकते हो ना, आपने पूरा बोर मॉडल पढ़ लिया है. तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू पाई 3.14 इंटू आर 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 4. तो लैम्डा इक्वल्स टू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम.
तो आप चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, बात सेम है। क्या ये क्लियर है? तो ये था पूरा मैटर वेव का कंसेप्ट। अब आप इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके नोट्स बनाइए। आपको मालूम है कि ये जितने भी नोट्स हैं इन सब के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो प्लीज़ वो देखिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा इशू, जो दूसरी डिस्कवरी थी आफ्टर बोर्स मॉडल, दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो पूरी तरीके से बोर मॉडल को रोक दिया। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से करिए, पूरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए एंड वील मीट अगेन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।